हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रेशपुर कहकर एक गांव में ऐश्वर्या नामक एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसके पापा कुलभूषण एक गैरेज में काम किया करते थे। ऐश्वर्या की माँ नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही उसे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। ऐश्वर्या कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी पूरे जी जान और लगन से कर रही होती है, जिसमें उसके पिता भी उसका बहुत साथ देते हैं। ये लो ऐश्वर्या बिटिया, गर्मा गर्म अदरक और मसाले की मिश्रण वाली चाय। इससे तुम्हें पढ़ाई करते वक्त नींद नहीं आएगी और तुम अच्छे से पढ़ सकोगी। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। गांव की इतनी बड़ी कॉलेज में मुझे पढ़ाने भेजते हो। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पापा मिले। और मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुझ जैसी प्यारी और होनहार बेटी मिली और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करके दिखाएगी। जी पापा, जरूर। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। ऐश्वर्या पूरी मेहनत से पढ़ाई करती और परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। अब उसका हायर स्टडीज का आखिरी साल चल रहा था और अब उसका ग्रेजुएशन भी पूरा होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एक रात गैराज से लौटते समय एक कार से टकराकर कुलभूषण का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल ले जाने तक उसकी मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण की मृत्यु से ऐश्वर्या बहुत दुखी हो जाती है और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। ये क्या हो गया? पापा, आप क्यों चले गए? अब मुझे रात में चाय कौन बना कर देगा? मुझे जीवन जीने की सही राह कौन दिखाएगा? मुझे बेटी कहकर कौन पुकारेगा? पापा, मैं तो आपकी लाडो थी ना, तो इतनी जल्दी अपनी लाडो को इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आ जाओ ना वापस किसी तरह। ऐश्वर्या बिलक बिलक कर रोती है। वो जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसके पास जितने पैसे थे सारे खत्म हो जाते हैं। और तो और घर मालिक उससे बिल ना भरने के कारण घर से बाहर भी निकाल देते हैं। वो मंदिर में रहने लगती है। मैं कब तक इस मंदिर में रहूंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना तो है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं अब अपने पापा का सपना कैसे पूरा करूं? तभी मंदिर के पंडित जी वहां आते हैं और ऐश्वर्या से कहते हैं, बिटिया, मैं जानता हूं तुम किस पीड़ा से गुजर रही हो, लेकिन एक बात कहूं, जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी बिटिया। चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें उनका डट कर सामना करना होगा। और फिर एक बार तुम वो मुकाम हासिल कर लोगी ना, तो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा कि सच में मेरे सारे बलिदान का और सारे संघर्ष का अंजाम, उसका अंत खूबसूरत ही हुआ। और मुझे जो चाहिए था वो मुझे आखिर में मिल ही गया। जी पंडित जी, मैं समझती हूँ और मैं अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। हाँ, मेरे पापा भी यही कहा करते थे। ऐश्वर्या अब नौकरी ढूंढने जाती है क्योंकि उसे अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी होती है, लेकिन उस बेचारी को कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं देता। वो भटकते भटकते कहीं एक जगह रुकती है और फिर उसे एक चाय का स्टॉल दिखता है और वो उस चाय के स्टॉल पर बैठ जाती है, जहां पर वो दो लोगों को अखबार पढ़कर आपस में बात करते हुए सुनती है। कितने आश्चर्य की बात है ना भाई, एक गरीब चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया। वाकई में मोदी जी की कहानी बहुत प्रेरणा देती है। मोदी जी के बारे में सुनकर ऐश्वर्या की आंखें खुल जाती हैं। मोदी जी आज कहां से कहां आ गए हैं? उनकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी ने मुझे भी इंस्पायर कर दिया है और अब मैं भी अपनी लाइफ में सब कुछ जीरो से स्टार्ट करूंगी। शून्य से शुरू करते ही मैं अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करूंगी
जिसके बारे में मैं हर घड़ी सोचती रहती हूँ। एक बड़ी अफसर बनना और मेरे पापा का सपना पूरा करना। ऐश्वर्या फैसला लेती है कि वो भी अब चाय बेचेगी। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाती है और वहां पर चाय बेचती है। मुझे इस चाय के साथ साथ कुछ और भी बेचना चाहिए। लोग ज्यादातर चाय के साथ क्या खाते हैं? अरे सोच ऐश्वर्या, सोच, जल्दी सोच। ऐश्वर्या सोचती है और फिर वो तरह तरह के पकौड़े बनाने का तय करती है और गर्मा गर्म चाय के साथ वो अलग अलग प्रकार के पकौड़े बेचना भी शुरू करती है। चाय पकौड़ा, गर्मा गर्म चाय पकौड़ा। अति सुंदर, क्या चाय है, मतलब कमाल हो गया। और क्या पकौड़े, ओहो, इतने अच्छे और मजेदार प्याज के पकौड़े तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। बिटिया तू इतनी अच्छी चाय बनावत है कि हम का बताएं, कितनी भी तारीफ या कर लें कम हो। तुहारा कौनो जवाब नहीं, तू तो कमाल है बिटिया। अरे बिटिया, तू इतनी अच्छी चाय बनावत है कि हम का बताएं। हम कितने भी तारीफ कर ले हम तोहरा कम है। तोहरा कौनो जवाब नहीं। तू तो कमाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में भाग्यवान हूँ कि इतने कम समय में ही मैंने आप सबका दिल जीत लिया। ऐश्वर्या अब धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। हर कोई चाय पीने ऐश्वर्या के पास ही आया करते। ऐश्वर्या अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करना शुरू करती है। चाय पकौड़े बेचकर जो थोड़े बहुत उसने पैसे कमाए होते हैं, उन्हीं से वो अपनी कॉलेज फीस और जीवन यापन करती। कॉलेज में उसे लड़कियां चिढ़ाती रहती। अरे वो देखो, गरीब चाय पकौड़े वाली आ गई। यार ऐश्वर्या, मुझे भी एक कटिंग चाय देना और हाँ, साथ में आलू के पकौड़े भी देना। ऐश्वर्या को उन लड़कियों की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। चुप रहो, हंसना बंद करो बेवकूफों। कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम चाहे जो भी हो, काम काम होता है। तुम लोगों को पता भी है मैं किन हालातों में जीती हूँ? मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है पता है? तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता मेरा मजाक उड़ाने का। अगर आइंदा से किसी ने भी मेरा काम का मजाक उड़ाया ना, तो मैं सीधा उसका मुंह तोड़ दूंगी। मुझे बाकी बेचारी लड़कियों की तरह मत समझना, जो चुपचाप तुम जैसे बेवकूफों से डर जाएंगी या सहम कर रह जाएंगी। हाँ। टशन दिखाते हुए ऐश्वर्या उन लड़कियों को खरी खोटी सुनाती है और उनका मुंह बंद कर देती है। ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा मेहनत करती। वो रोज सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाकर पढ़ती और फिर चाय पकौड़ा बेचती। वो चाय पकौड़ा बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और खुद के लिए एक मकान भी लेती है। ऐश्वर्या के फाइनल एग्जाम्स नजदीक थे और फाइनल एग्जाम्स में बैठने के लिए सबसे पहले उसे अपनी सारी फीस चुकानी थी। इसीलिए अब वो ओवर टाइम रहकर चाय पकौड़ा बेचती। चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, चाय चाय। नहीं ऐश्वर्या, तुझे थकना नहीं है। तुझे इतनी आसानी से तो हार नहीं माननी है। फीस क्लियर करनी है ना, और उसके बाद ही एग्जाम में बैठने को मिलेगा, वरना मेरा सपना टूट कर बिखर जाएगा। नहीं, थकना नहीं है। ऐश्वर्या चाय पकौड़ा ठेला पर भी बीच बीच में टाइम मिलने पर किताब निकालती और पढ़ाई किया करती। ग्राहकों को उसका परिश्रम और लगन देखकर बहुत अच्छा लगता। ऐश्वर्या बेटा, तुम जिस तरह से अपने भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रही हो ना, भगवान तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये मेरी दुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं भी यही आशा और कामना करती हूँ कि सब कुछ सही से पार हो जाए। बड़ी मेहनत से आखिरकार ऐश्वर्या पैसे इकट्ठा कर ही लेती है और वो उन्हें अलमारी में संभाल कर रखती है। आज और कल तो कॉलेज का ऑफिस बंद है, इसीलिए मैं फीस को परसों ही भर दूंगी। सुबह मुझे लगता है कि सुबह सुबह सवेरे ही ऑफिस खुलने से पहले ही जाकर मैं वहाँ तैनात हो जाऊंगी, बाहर खड़ी हो जाऊंगी। चलो, फीस की टेंशन तो मिट गई। अब बस मुझे अपना पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है। और अच्छे से मार्क्स ही नहीं, बल्कि एकदम ही अच्छे वाले परसेंटेज से पास होना है मुझे। गुड। ऐश्वर्या एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन 2 दिन बाद जब फीस भरने के लिए वो पैसों को अलमारी से बाहर निकालने जाती है, तभी अलमारी में पैसे रहते ही नहीं हैं। ये देखकर ऐश्वर्या हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे पैसे? पैसे कहाँ चले गए? 2 दिन पहले मैंने यहीं पर तो रखे थे। तभी ऐश्वर्या देखती है कि उसके घर की खिड़की टूटी हुई है। नहीं, ओहो,
इसका मतलब मेरे घर पर चोर आया था। अब मैं क्या करूं? फाइनल एग्जाम्स के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। माता रानी, कोई तो हल दो मुझे इस मुसीबत का। तभी ऐश्वर्या को एक बहुत बड़ा चाय पकौड़े का ऑर्डर आता है, जो गांव में हो रहे एक इवेंट का होता है। ऐश्वर्या उन पैसों से अपनी फीस भरती है और फाइनल एग्जाम्स में पास हो जाती है। वो कॉलेज में नंबर 1 आती है और आगे चलकर वो एक बड़ी अफसर बन ही जाती है और ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। मंदाकिनी की 3 बहुएं होती हैं, ऋतु, डिंपल और अक्षरा। अक्षरा एक गरीब घराने से होती है, वहीं उसकी दोनों जेठानियां डिंपल और ऋतु दोनों ही खूब अमीर होती हैं और इसीलिए मंदाकिनी हमेशा सिर्फ उन्हीं की तरफदारी करती और बेचारी अक्षरा पर अत्याचार। अरे ओ बेवकूफ औरत, अब तक तूने गाजर का हलवा नहीं बनाया। अरे ठंड चली जाएगी तब बनाएगी क्या गाजर का हलवा? और नहीं तो क्या, जाओ जाकर फटाफट से सारा खाना और गाजर का हलवा बनाओ, वरना तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, भूखी ही मरोगी फिर। और हाँ, खाना बनाने के बाद तुम मेरे कमरे की साफ सफाई भी कर देना और फिर मेरे सर की मालिश भी, ठीक है? ठीक है जेठानी जी, माँ जी। बेचारी अक्षरा नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती। ऋतु और डिंपल सास के लिए साड़ी और ज्वेलरी लाती हैं। मॉम जी, ये देखिए आपकी प्यारी बहुओं ने आपके लिए क्या लिया है, डिजाइनर साड़ी और महंगे गहने। अरे वाह, ये तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। सीखो, इन दोनों से कुछ देखो। अरे कैसे तोहफे लाकर मेरा दिल जीत लेती हैं ये दोनों हर बार। नजर ना लगे। ओफो मॉम जी, आप भी ना किस गरीब फटीचर से ये सब कह रही हो। इस 2 कौड़ी की अक्षरा के पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं कि ये आपके लिए कोई तोहफा खरीद कर ला सके। हम दोनों अमीर जेठानियों को तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी देवरानी एक गरीब औरत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है ऋतु बहू। तू शर्म तो मुझे भी बहुत आती है इस निगौड़ी को कहीं ले जाने में। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक बनाती हैं कि तेरी 2 बहुएं तो अमीर हैं पर एक बहू निहायती गरीब। छी, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा कर लाया है इसे मेरा छोटा बेटा परम। अक्षरा को अपनी सास और जेठानियों की इन सारी कड़वी बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रसोई में जाकर बिलक बिलक कर रोती है। जब देखो तब मुझे मेरी गरीबी के कारण कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? कब समझ आएगा इस समाज को कि गरीब और अमीर दोनों एक बराबर होते हैं। उनमें कोई फर्क या अंतर नहीं रहता, बस उन्हें तो गरीब बोल बोल कर दबाया जाता है। अगले दिन जब अक्षरा डिंपल के कमरे से गुजर रही होती है, तभी वो डिंपल और ऋतु को आपस में बातें करते हुए सुनती है। क्या कमाल का उल्लू बनाया हमने अपनी बुढ़िया सास को। उसे लगा कि हमने ही उन्हें वो सब खरीद कर दिया है, जबकि वो पैसे हमारे नहीं उन्हीं के बेटों के थे। ये बात सुनकर अक्षरा चौंक जाती है। हम तो अपनी फूटी कौड़ी भी खर्च ना करें इस बुढ़िया पर। अब तो बस हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि कैसे हम अपने पतियों से प्रॉपर्टी हड़प कर अपने नाम करा ले। हाँ, और पहले से भी और अमीर बन जाए, है ना? दे ताली, दे ताली। ओह, इसका मतलब दोनों जेठानी जी जो कुछ भी माँ जी के लिए करती हैं वो सब दिल से नहीं होता। हाँ, वो सब दिखावा होता है। और तो और इतने अमीर होने के बावजूद भी इन दोनों में इतना लालच है कि अपने पतियों को भी लूटना चाहती है। अगर मैंने ये सारी बात माँ जी को बताई तो वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगी। खैर, मुझे इन सब मामलों से दूर ही रहना चाहिए। मेरा कोई हक नहीं बनता। अक्षरा के सामने दोनों अमीर जेठानियों की असलियत तो आ जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलती और अपने काम से काम रखती, क्योंकि उसे पता होता है कि मंदाकिनी की आंखों पर ऋतु और डिंपल के झूठे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ है। एक दिन जब मोहल्ले में माता रानी का जगराता होता है, तभी
मैं तो फुल ऑन रेडी हो गई हूँ जगराते में जाने के लिए। माँ जी, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, मैं आ रही हूँ, बस लिपस्टिक लगाना रह गया है। तभी वहां पर अक्षरा भी सच सवर के हाथ में प्रसाद की थाली लेकर आ जाती है और सास मंदाकिनी से कहती है, माँ जी, मैं ये शीरा बना दिया है मैंने भोग प्रसाद के लिए। चलिए कांता मौसी के घर जगराते पर। अरे ओ मैडम, तू कहाँ चल रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मतलब माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो आप लोगों के साथ ही चल रही हूँ माता रानी के जगराते में। तो कांता मौसी के घर में रखा गया है, वहाँ जाना है ना? तुम्हारी साड़ी देखी है, नेकलेस देखो और चप्पल भी देखो। हाँ, अरे मोहल्ले के कचरे वाले के पास भी तुमसे अच्छे और महंगी साड़ियां हैं, समझी? और ऐसे भिखारन बनकर चलोगी तो सब लोग तुम पर हंसेंगे, और साथ में मॉम जी और हम दोनों जो उनकी अमीर बहुएं हैं, हम तीनों की भी नाक कट जाएगी। हाँ। सुन रहे अक्षरा बहू, तू हमारे साथ नहीं आ रही है, और अगर आना ही है तो मेरी बहू बनकर मत आ, मेरी नौकरानी बनकर आ, समझ गई तू? अक्षरा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना रोना रोक नहीं पाती और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही एक दिन ऋतु और डिम्पल दोनों ही अपनी सास का सोने का हार अक्षरा के कमरे में उसकी अलमारी में रख देते हैं, और जब मंदाकिनी को अपना हार नहीं मिलता तो वो बौखला जाती है। अरे किसने चुराया मेरा हार? ऋतु बहू, डिम्पल बहू, अक्षरा बहू, जल्दी से बताओ। मॉम जी, आई थिंक आपको हम तीनों के कमरों की तलाशी लेनी चाहिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हार किसने चुराया है। यस मॉम जी, मैंने और डिम्पल ने तो नहीं चुराया है, क्योंकि हम अमीर हैं और हम ये सारी चीप हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ। मंदाकिनी जब तीनों बहुओं के कमरों की तलाशी करती है, तभी उसे अपना हार अक्षरा के कमरे में मिलता है। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे अक्षरा बहू, अरे तू गरीब है, इसका मतलब ये कि तू पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत कर देगी? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। छे, शर्म नहीं आई तुझे चोरी करते समय, बेशर्म कहेगी। माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन कीजिए। ये हार का सेट मेरे कमरे में कैसे आया, ये मुझे खुद को नहीं पता। ओए होए होए होए, अरे एहसान फरामोश, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। हार का सेट क्या खुद चलकर तुम्हारी अलमारी में गया होगा? हाँ, कुछ भी बकवास करती हो, पागल कहेंगी। हाँ? इससे आज मैं इसके इस गुनाह की सजा तो जरूर दूंगी। अक्षरा बहू, तू अब से हर रात घर के बाहर आंगन में सोएगी, फिर चाहे ठंड में कांप कांप कर तेरी तबीयत की ऐसी की तैसी हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मंदाकिनी बेकसूर अक्षरा को इतनी बड़ी सजा देती है और बेचारी अक्षरा रोज रात आंगन में कपकपाती हुई ठंड में सोती है। एक दिन मंदाकिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस समय तीनों बेटे भी आउट ऑफ टाउन होते हैं। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर तीनों बहुओं से कहते हैं, देखिए, मंदाकिनी जी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, उन्हें दिल की बीमारी है और उनका अभी जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप 5 दिन में पैसों का इंतजाम कीजिए, जितना लेट करेंगे उतना ही मंदाकिनी जी की जान को खतरा बढ़ेगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? अक्षरा जी, लगभग 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000 रुपए सुनकर ऋतु और डिम्पल दोनों ही भाग जाते हैं और अक्षरा 5 दिन पूरी मेहनत करके खाना बनाकर टिफिन सर्विस करती है और पैसे कमाकर अपनी सास की जान बचाती है। अपनी गरीब बहू की इस मदद से मंदाकिनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे अक्षरा बहू, मैंने तुझे गलत समझा। अमीर और गरीब के इस अंतर को मैंने सिर्फ पैसों से तोला, लेकिन आज मैं तेरे साहस से ये जान गई हूँ कि इंसान अमीर और सिर्फ दिल से होता है। जिन बहुओं की आस पर मैं टिकी रही, वो तो आखिर में मुझे धोखा देकर चली गई, लेकिन मेरी छोटी बहू ने ही मेरी जान की फिक्र की। पिछले सारे गिले शिकवे भुलाकर मुझे माफ कर दे बहू।
अक्षरा और मंदाकिनी दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं और मंदाकिनी को अपनी गरीब बहू का मोल पता चल जाता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं, लेकिन इस बार सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर। लालपुर में रहने वाला राघव एक बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी था। उसका गांव के नुक्कड़ पर ही एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था खाना खजाना। लोग बड़े चाव से उसके ढाबे पर खाना खाया करते और राघव के खाने की तारीफें भी करते। वाह भाई, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में राघव भाई। अरे ये छोले पूरी तो एक लाजवाब है, एकदम से मजा ही आ गया भाई। एक गिलास ठंडी ठंडी पंजाबी लस्सी हो जाए यार। हाँ, जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मस्त अलग और अनोखे स्टाइल की लस्सी बनाई है आपके लिए, आपको जरूर पसंद आएगी। अरे तुम्हारी तो यही खासियत है, तुम जो भी बनाते हो उसे अपने अनोखे अंदाज से बनाकर और भी स्वादिष्ट बना देते हो, इसलिए आई लव योर ढाबा मेरे भाई। राघव गांव में अकेला ही रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। राघव ढाबे को सुबह 7 बजे खोलता और पूजा अर्चना करके खाना पकाना शुरू करता। उसके बाद पूरा दिन ढाबे पर काम करके वो रात में 11 बजे ढाबे को बंद करता और अपने घर जाता। चलो, अब ढाबे का जितना भी बचा हुआ खाना है उसे गरीबों में और बेजुबान जानवरों में बांट देता हूँ। राघव गरीबों और जानवरों को बचा हुआ खाना दे देता और खुद भी वही खाना खाकर सो जाता। पूरे गांव में राघव का ढाबा बहुत मशहूर हो चुका था। दिन ब दिन राघव की सफलता बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। वो बहुत पैसे कमाता और खुशियों ने उसके जीवन में दस्तक देना शुरू कर दिया था। धन्यवाद भगवान जी। मेरे जीवन में मैं बचपन से ही संघर्ष करता आ रहा हूं, लेकिन आज वो सारी मेहनत और मशक्कत रंग ला रही है। मैं दिन रात खून पसीना एक करके ढाबे पर परिश्रम करता हूं और अब मुझे उसका नतीजा भी अच्छा मिल रहा है। मेरे ढाबे पर आया हुआ हर एक ग्राहक भगवान के समान है मेरे लिए, इसलिए मैं यूं ही अपने खाने के जरिए लोगों को खुश करता ही रहूंगा। राघव पैसों को इकट्ठा करके अपने छोटे से घर को छोड़कर एक बड़ा घर लेता है और वहां पर रहने लगता है। आखिरकार मैंने अपना खुद का मकान खरीद ही लिया। जय माता दी, जय माता दी। मैं आज बहुत खुश हूं। माँ, पापा, देखिए आपके बेटे ने कर दिखाया। हाँ, अब बस शादी बाकी है, वो भी जल्दी कर लूंगा, चिंता मत करो। राघव अपने नए घर में नए फर्नीचर, नए बर्तन और बहुत सारा नया सामान लाता है और घर में हवन भी करता है। राघव धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने जीवन में सफल होता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में तेज तूफानी बारिश आती है और साथ ही एक भयंकर सैलाब आता है। उस बाढ़ में पूरा गांव डूब जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। राघव अपने ढाबे को बचाते बचाते खुद भी पानी में डूब जाता है। अरे बचाओ बचाओ, मेरा ढाबा नहीं, बचाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट की रेस्क्यू टीम वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आती है और सभी को रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर में ले जाती है और एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है। अगली सुबह जब पूरा तूफान शांत हो जाता है, तभी राघव अपने आप को एक दूसरे गांव के जंगल में पाता है। ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? तभी राघव एक चाय वाले से पूछता है, भाई साहब, ये कौन सा गांव है? लालपुर है ना? अरे भैया, ओ लालापुर तो बाढ़ में डूब गया। आपन सूर्यापुर गांव है। काहे पूछत रही? कौनो काम था का? जी नहीं 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 नहीं, धन्यवाद। अरे कौनो दिक्कत नहीं, ई लेओ, एक कप चाय पियो, मूड ताजा ताजा हो जाई। नहीं 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 भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राघव थोड़ा आगे चलता है और एक जगह बैठकर रोता है। पूरा गांव तबाह हो गया उस सैलाब के कारण। मेरा ढाबा, मेरा नया घर, मेरी इतनी सालों की मेहनत से जुटाए हुए पैसे, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा इस अनजान गांव में? यहां पर तो मेरा कोई दोस्त या पहचान वाला भी नहीं है। राघव बहुत दुखी और चिंताग्रस्त हो चुका था।
वो उस अनजान गांव में यहाँ से वहां दर दर भटक रहा था। उसके पास 1 रुपया तक नहीं था। उस तूफान से गांव के साथ साथ मानो राघव की भी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरी ही क्या, मुझ जैसे न जाने कितने बेचारे ऐसे और लोग रहेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई होगी उस तूफान में। मेरी तो सारी जमा पूंजी भी बह गई उस सैलाब में। बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या करूं, क्या करूं? राघव जंगल के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है और उसे खाता है, और तब जाकर उसे ठीक लगता है। अब जाकर मेरी जान में जान आई। खाली पेट तो मैं चकरा कर कहीं गिर ही पड़ता, वरना ये फल तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं फल बेचना शुरू करूं। मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही आसानी से आता है। इस तरह मैं सभी फलों के पेड़ों पर चढ़कर उन्हें तोड़ लूंगा और बाजार में जाकर उन्हें बेचूंगा। राघव कुछ दिन तक बाजार में फल बेचने लगता है, लेकिन उसकी मुश्किल से बोनी होती है और वो फलों को बेचकर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता, जिसके कारण वो बहुत निराश हो जाता है। मैंने सोचा था कि मैं फलों को बेचकर अच्छा खासा पैसे कमा लूंगा और फिर इस गांव में भी अपना एक ढाबा खोलूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन इस शुरुआत के पहले ही मुझे उसका अंत होते हुए नजर आ रहा है। राघव पैसे कमाने के लिए तपती धूप में पूरे गांव में जगह जगह जाकर नौकरियां ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, जिसके बाद उसे फिर से घूम फिर कर फल ही बेचने पड़ते। कोई बात नहीं, मैं निराश और हताश नहीं होऊंगा। अगर नियति यही चाहती है तो फिर यही सही। मैं इन फलों को एक जगह नहीं, पूरे गांव में गली गली भटक कर बेचूंगा। उसके बाद तो मैं थोड़े बहुत पैसे कमा ही लूंगा ना। राघव अब हर गांव-गांव में जाकर गली गली जाकर रेहड़ी पर फल बेचता, और एक दिन ऐसे ही जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी वहां पर उसे एक बड़ा टूटा हुआ एरोप्लेन दिखाई देता है। अरे ये क्या, एक हवाई जहाज? लेकिन ये यहां पर कैसे? इसकी स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रैश होकर गिरा है। यहाँ काफी अच्छा एरोप्लेन दिख रहा है। इसके अंदर के पार्ट्स तो ठीक ही लग रहे हैं। अंदर जाने का ये रास्ता भी सही सलामत है। राघव उस एरोप्लेन के अंदर जाता है और तभी वो देखता है कि एरोप्लेन अंदर से एकदम अच्छा है और अंदर के भाग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस बाहरी पंखे पर ही नुकसान हुआ है। ये एरोप्लेन तो एकदम फिट और फाइन है, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है इससे। इसके अंदर बैठने की सुविधा भी अच्छी तरह से है। क्यों ना मैं इसे अपना ढाबा बना लूं। एक ढाबे को खड़ा करने में जितने पैसे तो मेरे पास फिलहाल है भी नहीं। लोग एरोप्लेन ढाबे को देखकर बहुत आकर्षित भी हो जाएंगे। राघव अब उस एरोप्लेन का एक एरोप्लेन ढाबा बनाने का फैसला लेता है। वो उस एरोप्लेन को पेंट करता है और उसके ऊपर एक बोर्ड लगाता है जिस पे लिखा होता है राघव का एरोप्लेन ढाबा। वो उस एरोप्लेन में खाना बनाता और लोग उसके अंदर आकर सीट्स पर बैठकर खाना खाते। अरे भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। यार हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एरोप्लेन के ढाबा भी हो सकता है। बहुत ही शानदार आइडिया है मेरे भाई। अरे सच में, मैं तो इस पूरे ढाबे का व्लॉग बनाऊंगा और YouTube पर अपलोड भी करूंगा। यहाँ की जगह और वाइब के साथ साथ यहाँ का खाना भी एकदम फर्स्ट क्लास है, और सबसे बेस्ट तो चिकन बिरयानी। आय हाय हाय। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। इस तरह पूरे गांव में राघव का एरोप्लेन ढाबा आकर्षण बन जाता है और राघव सोशल मीडिया और YouTube पर भी वायरल हो जाता है, जिसके बाद दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते और फोटोज क्लिक करते हैं। एक हादसे से बिखरी उसकी जिंदगी और एक हादसे ने ही बदल दी उसकी किस्मत। तो ये थी गरीब राघव की कहानी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। बानी की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसका पति अभिनव उससे बहुत प्यार करता, लेकिन एक दिन अभिनव की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है और बानी की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अभिनव जी ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? आपके बिना कैसे जीऊंगी?
बताइए ना अभिनव जी, उठिए ना अभिनव जी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी, पापा जी। बानी अब एक विधवा बन चुकी थी। अभिनव की मृत्यु के 1 हफ्ते बाद अचानक से एक दिन बानी की सास चंदा और ससुर मनोहर दोनों ही उसका सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं और मनोहर बानी को प्रॉपर्टी के कागज दिखाते हुए गुस्से से कहता है, ये देख, मैंने और चंदा ने अभिनव की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं बचा, न रिश्ते से न जायदाद से। और अब तुझे यहाँ से दफा होना पड़ेगा। ये क्या, आप दोनों इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अभिनव जी तो आपके बेटे थे, उनको गए हुए अब तक सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और आपने तुरंत कोर्ट से पेपर बनवाए और प्रॉपर्टी हड़प भी ली। छी, लानत है आप दोनों पर, माँ बाप होने के नाते। चल चल, ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोर, हाँ नहीं तो और निकल यहाँ से, आए बड़े समझाने वाले। चंदा बानी का सारा सामान घर के बाहर फेंक कर चला देती है और उसे भी जोर से धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, पापा जी, ये जो कुछ भी आप दोनों कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये सब देखकर अभिनव जी की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। आप दोनों को तो ऊपर वाला ही देख लेगा अब। हाँ, ज्यादा बकवास मत कर और दफा हो जा जल्दी यहाँ से, बेवकूफ औरत। बानी अब गांव में यहाँ से वहां दर दर भटकने लगती है और एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाती है। पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं सिवाय मामा जी और मामी जी के। लेकिन मामा जी ने तो माँ के जीते जी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था, तो फिर क्या वो अब मेरी मदद करेंगे? भगवान का नाम लेकर एक बार जाकर देखती हूँ। बानी बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने मामा जी और मामी जी के पास जाती है और उनके दरवाजा खटखटाती है। बानी, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? अरे चल निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। हाँ मामा जी, मामी जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे अपने ससुराल से निकाल दिया गया है। मेरे पति की मौत के बाद अब मेरा इस भीषण ठंड में कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे कुछ दिन तक आपके घर में रहने दीजिए। मामा जी, मामी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे यहाँ पर तूने मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है, जो जब चाहे तब आकर रह सकती है? चल अभी के अभी मेरे घर की चौखट से दफा हो जा। और खबरदार, अगर आइंदा से तूने फिर हमें अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो खाल उधेड़ के रख दूंगी तेरी मैं। हाँ, बेचारी बानी को उसके मामा जी और मामी जी भी सहारा नहीं देते। अब तो उसके पास किसी का भी सहारा नहीं था। वो कुछ जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश तो करती है, लेकिन उसे नौकरी पर कोई नहीं रखता, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी। इसीलिए बानी को ना चाहते हुए भी कचरा बीनने का काम शुरू करना पड़ा। वो कचरे को बीनकर एक झोले में भरती है और फिर उसे कबाड़ी वाले को जाकर वजन के भाव में बेचती है। बानी बिटिया, तुम दिखने में तो काफी अच्छे घर की लगती हो, फिर ये कचरा क्यों बीनती हो बिटिया? कोई परेशानी है क्या? अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर तुम तो मेरी बेटी समान ही हो। नहीं काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अकेली ही अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। मुझे मेरे कारण किसी को परेशानी नहीं देनी। बानी कचरा बीनकर जितना पैसा कमाती उसे जमा करके रखती और 5 रुपए का वड़ा पाव खाकर अपना पेट भरा करती और ठंड में पत्तियों को अपने ऊपर ओढ़कर सड़क पर सोया करती। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। माँ जी, पापा जी, मामा जी, मामी जी, सबने मुझे धोखा दिया। अभिनव जी, आपके जाने के बाद मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। बुला लो मुझे भी अपने पास। मैं अब नहीं रह सकती ऐसे अकेले। तिल तिल करके तड़प तड़प कर नहीं जी सकती। बानी रोज रात बहुत रोती है।
दिन गुजर जाते हैं और बड़ी ही मेहनत से बानी पैसे इकट्ठा कर लेती है और उन पैसों से वो अब एक किराए के मकान में रहने लगती है। और उस मकान का किराया कम था, जो कि बानी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। माता रानी, इस नए मकान में मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरी मदद कीजिए और अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखिए। बानी अब उस मकान में रहने लगती है। वो दिन भर कचरा बीनती रहती और बड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपना जीवन यापन करती। कई लोग उसके इस काम का बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। अरे ये देखो, ये तो अभिनव की बीवी है ना। उसकी मौत के बाद तो ये रास्ते पर ही आ गई। चंदा काकी ने ही इसे धक्के मारकर निकाल दिया घर से। सुना है इसी ने अपने पति को जहर दिया था और उसे मार डाला। मनोहर काका और चंदा काकी ने ये साफ साफ सारे मोहल्ले में बताया है, इसीलिए ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है, यूं इस तरह सड़क पर भिखारन की तरह कचरा बीनते हुए। हाँ। उस औरत और आदमी की इन बातों को सुनकर बानी हैरान रह जाती है। वो उन दोनों के पास जाकर गुस्से से कहती है, देखिए, अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो उस बात का बतंगड़ भी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पति को नहीं मारा है। मैं तो उनसे उनके माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती थी और हूँ और हमेशा करती रहूंगी। उल्टा माँ जी और पापा जी ने ही एक हफ्ते बाद सारी जायदाद हड़प कर अपने नाम कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये है चंदा और मनोहर चौबे की सच्चाई, और अब वो दोनों मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। बड़ी आई। अरे हर खूनी खून करके झूठ ही बोलता है। वो तो शुक्र मना कि तेरी सास और तेरे ससुर ने तुझे कानून के हवाले नहीं सौंपा, वरना तू अभी इसी वक्त कचरा नहीं बीनती, वहाँ जेल में चक्की पीस रही होती। चक्की। वैसे जेल में चक्की पीसना इस तरह भिखारियों की तरह कचरा बीनने से तो बेहतर ही है। सही कहा। इस तरह से अपना अपमान सुनकर बानी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर जाकर बहुत रोती है। फिर एक दिन जब वो अपने घर लौटती है तब उसे जला हुआ देखती है। ये क्या? मेरा घर, मेरा मकान, ये आग कैसे लग गई? ये आग लगता है जंगल से फैली है। नहीं, इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जुटाए थे और रहने के लिए एक छत किराए पर ली थी, वो भी तबाह हो गई। बानी पूरी तरह टूट जाती है और अब तो उसका कोई भी रहने का ठिकाना नहीं था। वो गांव में फिर से दर दर भटकने लगती है और प्यास लगने पर जब वो एक कुएं से पानी लेने जाती है तभी वो एक गाय को कुएं में फंसा हुआ देखकर चौंक जाती है। अरे नहीं, ये बेचारी गाय, ये तो बुरी तरह इस कुएं में गिरकर फंस गई है। मुझे इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। बानी तुरंत एक मुलायम रस्सी लाती है और उससे गाय को कुएं से बाहर खींच निकालती है और इस बात पर ध्यान देती है कि कहीं गाय को बाहर निकलते वक्त कोई चोट ना आए। वो सुरक्षित रूप से गाय को बाहर निकाल लेती है। तभी अचानक से वो गाय एक जादूगरनी में बदल जाती है और ये दृश्य देख बानी चकित हो जाती है। गाय, एक जादूगरनी? ये सब कैसे? शुक्रिया बानी, तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकालकर मेरी बहुत मदद की। एक दुष्ट जादूगर ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी शक्तियों को अपने वश में करके मुझे कमजोर बना दिया था और मुझे एक गाय बनाकर इस कुएं में ढकेल दिया। मैं तुम्हारी स्थिति जानती हूँ बानी। मैंने अपने जादू से तुम्हारी पीड़ा को भांप लिया है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जादूगरनी जी, आप मेरी मदद कैसे कर पाओगी? जादूगरनी जादुई शक्तियों से एक हॉट एयर बलून को वहां प्रकट करती है जिसमें सवार होकर दोनों ही चांद पर पहुंचते हैं। अब चांद ही है तुम्हारा घर, अब यही है तुम्हारा बसेरा बानी। ये लो, ये जादुई छड़ी, इसकी मदद से तुम यहाँ आसानी से रह पाओगी। धन्यवाद जादूगरनी जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं सदैव आपकी एहसानमंद रहूंगी। और इस तरह एक गरीब कचरे वाली चांद पर जाती है और वहीं अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से व्यतीत करती है। रचना एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसकी शादी पीयूष नामक एक लड़के संग होती है। लेकिन शादी के बाद रचना को पीयूष का असली चेहरा दिखने लगता है।
पीयूष दिन के 24 घंटे बस शराब पीता रहता और अपनी माँ सविता और बीवी रचना को परेशान किया करता। अरे ओ अम्मा, अरे अपनी बहू से कहो मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीकर पार्टी करनी है। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। ये सब क्या नाटक है पीयूष? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि शराब पीकर हमें परेशान मत किया करो। एक तो कुछ काम नहीं करते, ऊपर से हम दोनों को जब देखो तब परेशान करते रहते हो। और नहीं तो क्या, अरे तुझसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी पीयूष कि तू इतना बिगड़ जाएगा। कौनो काम का ठिकाना भी नहीं है, बेशरम कहीं का। बेशरम भी बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ तुमसे शादी करके। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। पीयूष को रचना की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बेल्ट से मारने लगता है। तेरी इतनी जुर्रत, मुझसे इस कदर बात करेगी? ये ले, ये ले। मुझे मत मारो पीयूष, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मत मार उसे पीयूष, अरे रुक जा पीयूष, मत मार उसे। अरे पीयूष। पीयूष रचना और सविता दोनों पर भी बहुत अत्याचार करता है और शराब पीकर दोनों की नींद खराब करता है और उन्हें बहुत तंग करता। रचना हाथ गाड़ी चलाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती और पैसे कमाती है। एक रोज, ओए रचना, यार मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी, एक लास्ट बार। मैं इसके बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा फिर। प्लीज प्लीज रचना, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो दोगी प्लीज। मैं तो जैसे दुष्ट आदमी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं सासू माँ इतनी अच्छी हैं और तुम इतने बुरे कैसे हो गए हो। अरे ये मेरी अम्मा भी कुछ अच्छी नहीं है, ये भी बहुत बुरी है। चुप कर जा कमीने और निकल घर से बाहर, जीना दुश्वार कर रखा है हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत दो मुझे पैसे, मत दो, ठीक है, ठीक है। पीयूष घर से बाहर चला जाता है और घर से बाहर जाकर गुस्से में रचना की हाथ गाड़ी को जला देता है। सविता और रचना को धुआं सा महसूस होता है और वो दोनों घबराकर घर के बाहर आती हैं और तभी अपनी हाथ गाड़ी को जलते हुए देख रचना के होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया पीयूष? मेरी हाथ गाड़ी, अब मैं क्या करूंगी? कैसे पैसे कमाऊंगी मैं? अरे नालायक लड़के, खुद तो कुछ काम नहीं करता और एक ये हाथ गाड़ी ही थी हमारे पास जिसके भरोसे रचना बहू 2 पैसे कमाया करती थी और अब तूने उसका भी काम तमाम कर दिया। बेशरम कहीं का, तू सपूत नहीं कपूत है, कपूत। ओ अम्मा, ज्यादा बकर बकर ना करो आप अभी। चुपचाप मुझे पैसे देती तो मैं इसकी हाथ गाड़ी का ये हश्र नहीं करता। किसने कहा था इससे मुझसे पंगा लेने को? अब भुगतो। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन पीयूष अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो सारा दिन बस शराब और जुए में ही जाया किया करता। रचना अब घर पर ही खाना बनाया करती और टिफिन पैक करके होम टिफिन सर्विस शुरू करती है, जिससे लोगों को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। रचना बहू, आज बहुत ऑर्डर आए हैं ना तुझे, तो एक काम कर, तू खाना बना और मैं सारे टिफिन पर ना ये एक काम करती हूँ, अपना हाथ लगाती हूँ और पैक करती हूँ, ठीक है? इससे समय की भी बचत होगी और काम भी तेजी से हो जाएगा और देर नहीं होगी। ठीक है सासू माँ, आप जैसा ठीक समझे। रचना बड़ी ही मेहनत से फिर से पैसे कमाने लगती है और वो सविता की महंगी दवाइयों के लिए पैसों को साइड में निकाल कर रखती है। सासू माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए मैं ये पैसे साइड में ही निकाल कर रख देती हूँ ताकि ये खर्च न हो। रचना सारे पैसे अलमारी में सहेज कर रख देती है और ये सब पीयूष देख लेता है। अच्छा, तो बेगम साहिबा ने गर्मा गर्म पैसे अलमारी में स्टोर कर दिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को लेकर ही रहूंगा। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है। रचना या अम्मा को मैं पैसे मांगूंगा तो वो दोनों मुझे पैसे नहीं देंगी, इसलिए मुझे उनसे बिना पूछे ही पैसे लेने होंगे। पियक्कड़ पीयूष अलमारी में से पैसे चुरा लेता है और ठेके पर जाकर शराब पीता है। जब रचना को ये पता चलता है कि सविता की दवाइयों के लिए रखे गए पैसे पीयूष ने चुराए हैं, तभी पीयूष, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? हाँ,
अपनी माँ और बीवी को यूं सताते हुए तुम्हें बार बार बड़ा मजा आता है। अरे वो पैसे सासू माँ की दवाइयों के लिए साइड में संभाल कर रखे थे मैंने, और तुम। छी, लानत है तुझ पर। एक बेटा होने के नाते भगवान तुझ जैसी पनौती औलाद किसी को ना दे। ज्यादा बकवास मत करो तुम दोनों, वरना वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। अपनी धमकियां अपने पास ही रखो। सासू माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, एकदम सही कह रही है वो। अरे तुम जैसे शराबी आदमी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पीयूष गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर वो रचना को बहुत मारने लगता है, और ये सब देख सविता तुरंत घर से भागती है। नहीं, मत मारो, मत मारो। ये ले, आज तो तुझे मैं ऊपर भेज के ही दम लूंगा। ये ले। बेचारी बूढ़ी सविता रात के अंधेरे में गांव की सुनसान सड़कों पर भागती है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर, दरोगा साहब, अरे दरोगा साहब, वो मेरी बहू को मेरा बेटा बहुत मार रहा है दरोगा साहब। एक मिनट अम्मा जी, आप पहले शांति से बैठकर पानी पीजिए। ये लीजिए। दरोगा साहब, जल्दी चलिए, मेरा शराबी बेटा मेरी बहू को बहुत मार रहा है, वो उसे मार देगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को बचा लीजिए। पुलिस टीम फौरन सविता के साथ घर पर पहुंचती है और वो पीयूष को गिरफ्तार करते हैं। पीयूष को गिरफ्तार करने के बाद उसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल की सलाखों के पीछे कैद किया जाता है और 6 महीने बाद दोनों कोर्ट रूम में जाकर एक दूसरे को मिलते हैं और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद भी रचना अपनी सास सविता के साथ रहती है और अब तो रचना का एक खुद का ढाबा भी होता है जिसमें वो खुद अपने हाथों से सारा खाना बनाती है और सविता भी उसका हाथ बटाती है। सासू माँ, मैंने कहा ना, आप जाकर आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगी। प्लीज, आपने पूरी जिंदगी बहुत काम कर लिया, अब आराम करने की बारी है आपकी। शुक्रिया बहू, तूने मेरे बेटे से अलग होने के बाद भी मेरा साथ दिया। आज से तुम मुझसे सास मत कहा कर और मैं भी तुझे बहू नहीं कहूंगी। आज से हम दोनों एक दूसरे को माँ बेटी कहकर बुलाया करेंगे, मेरी रचना बेटी। माँ। ग्राहक सास बहू को यूं माँ बेटी के रिश्ते में बंधते देख बहुत खुश होते हैं। सच में रचना बहन, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें देखकर हर एक औरत को हिम्मत मिलेगी कि वो अपने पति का अत्याचार, घरेलू हिंसा बिल्कुल ना सहे और अपने लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए जरूर लड़े। तलाकशुदा होकर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक नई शुरुआत की। हैट्स ऑफ टू यू। इस तरह तलाकशुदा रचना की कहानी से गांव की बाकी औरतें और आदमी भी प्रेरित होते हैं और रचना अपने ढाबे के जरिए खूब पैसे कमाती और अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करती और साथ ही अपनी सास यानी माँ सविता का भी अच्छे से ख्याल रखती। मेरी इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा। मेरे पेट में पल रही नन्ही जान, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। स्वाति एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसका इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा कोई भी नहीं होता। उसकी दादी निर्मला उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई होती हैं, लेकिन स्वाति के सांवलेपन के कारण उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। स्वाति एक ढाबे पर नौकरानी थी और बहुत परिश्रम करके वो पैसे कमाती। बीमार निर्मला आस पड़ोस में स्वाति की तस्वीरें दिखाने जाया करती थीं, लेकिन सभी उसकी बेइज्जती करते रहते। एक दिन स्वाति जब शाम के वक्त काम से लौट रही होती है, तभी वो देखती है कि पड़ोस की सुषमा काकी उसकी दादी निर्मला संग लड़ रही हैं। अरे पगला गई हो क्या निर्मला काकी? आपकी पोती की शक्ल देखी है? जली हुई चाय जैसी शक्ल है उसकी। अरे क्यों हर गली में भटक भटक कर उसको है हर किसी को अपनी पोती की पनौती शक्ल दिखाती रहती हो और रिश्ते की बात करती रहती हो। लेकिन सुषमा बेटिया, मेरी बात तो सुनो। अरे चुप करो यार निर्मला काकी, हमारे पास ना फिजूल का वक्त नहीं है। आप जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर आइंदा से अपनी काली कलोटी पोती की शक्ल दिखाई और रिश्ते देखने आई तो हम सबके लड़के बहुत सुंदर हैं देखने में, उन्हें नौकरानियों की नहीं राजकुमारियों की जरूरत है।
और आपकी सांवली पोती तो किसी नौकरानी की तरह है। अरे ऐसा मत बोलो सुषमा बिटिया, मेरी स्वाति ऐसी नहीं है। वो भले ही सांवली है लेकिन उसका मन बहुत सुंदर है। ऐसी लड़की तुम्हें दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। अरे आप जाती हो या? सुषमा गुस्से में निर्मला को धक्का दे देती है, जिसे देख स्वाति तुरंत निर्मला की ओर भागती है। दादी! दादी, दादी आप ठीक हो ना? इतनी ठंड में आपको किसने कहा था घर के बाहर निकलने को? लेकिन स्वाति बिटिया, तेरा रिश्ता। अरे कुछ समझाओ अपनी दादी अम्मा को। रोजाना बस तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाने के पीछे पड़ी हुई रहती हैं और कुछ नहीं काम है इनके पास। स्वाति निर्मला को उठाती है और उसे पकड़ती है और गुस्सैल आंखों से सुषमा की तरफ देखकर, सुषमा काकी, मुझे अपनी संस्कारों की मर्यादा को पार करने पर मजबूर मत कीजिए। आपने जो आज मेरी दादी के साथ किया है ना, खबरदार अगर आइंदा से ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत भी की, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगी। स्वाति निर्मला को घर ले जाकर उसे गर्मा गर्म फुलके बनाकर खाना खिलाती है। दादी, आप ऐसा क्यों करती हो? आपको पता है ना, मेरी सांवली सूरत के कारण कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो फिर आप क्यों रोजाना अपनी बूढ़ी जान को खामखा परेशान करती हो? लेकिन स्वाति, मेरी लाडो, मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं तेरी शादी होते हुए देख लूं, वरना मैं मरने के बाद भी तेरे लिए तड़पती ही रहूंगी मेरी बच्ची। मरे आपके दुश्मन, ऐसी बातें मत किया करो दादी। आप जानती हो ना, मेरा इस दुनिया में आपके बिना कोई भी नहीं है। स्वाति के कहने के बाद भी निर्मला मानती नहीं। आखिर दादी की ममता भी तो एक माँ की तरह ही होती है। निर्मला जैसे तैसे करके एक रिश्ता ढूंढती है। उस लड़के का नाम वंश होता है। वंश के माता पिता बृंदा और जोगिंदर तीनों ही बहुत लालची होते हैं। देखिए दादी जी, मैं आपकी पोती स्वाति से शादी करने के लिए राजी हूं, लेकिन वो सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त बेटा? वंश बेटा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मुझे बस मरने से पहले अपनी स्वाति का घर बसते हुए देखना है। वो शर्त यह है कि आपको हमें पूरे 2 लाख रुपए देने होंगे, वो भी दहेज के तौर पर। अब देखिए निर्मला जी, दहेज तो शादी ब्याह में होने वाली एक परम पवित्र रस्म ही होती है। उसे तो पूरा ही करना पड़ता है ना, क्यों वंश के पापा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वंश की माँ बिल्कुल सही कह रही है निर्मला जी। निर्मला थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर वो रिश्ता पक्का कर देती है और वंश को 2 लाख रुपए दे देती है, जिसके बाद स्वाति को बहुत बुरा लगता है। दादी, मैं जानती हूँ कि वो पैसे आपने मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए ही जमा किए हुए थे, लेकिन इस तरह दहेज का साथ देना, इतनी बड़ी रकम से शादी पक्की करना, ये तो गलत है ना दादी? अरे कुछ गलत नहीं है बेटी, मैंने जो कुछ भी किया है तेरी खुशी के खातिर किया है और खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। स्वाति और वंश की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही निर्मला का देहांत हो जाता है, जिससे स्वाति पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन अपनी गृहस्थी में उलझे रहने के कारण वो उन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद स्वाति गर्भवती हो जाती है और वो ये खुशखबरी घर में सभी को बताने जा ही रही होती है कि तभी देखती है कि उसकी सास बृंदा किसी शादी के लिफाफे पर कुमकुम टीका लगा रही है। माँ जी, ये आप किसकी शादी का निमंत्रण पत्र उसके ऊपर टीका लगा रही हो? मोनिका संग वंश? मोनिका संग वंश? ये पढ़कर स्वाति हैरान रह जाती है। मोनिका? ये मोनिका कौन है माँ जी? ये सब क्या है? तूने बिल्कुल सही समझा है, जली हुई चाय की शक्ल वाली। ये मेरी और मेरी जान मोनिका की शादी का निमंत्रण पत्र है। इस घर में शादी की शहनाई बजने वाली है, और वो भी मेरे बेटे की। अरे तुझ जैसी सांवली लड़की से कौन शादी करेगा रे? इसलिए मैंने तुझे मोहल्ले वालों से दूरी रखा, ताकि किसी को पता न चले कि तू मेरी बीवी है। और तो और मैंने तुझसे शादी सिर्फ दहेज लेने के लिए की थी, और बेअकल बुढ़ी दादी ने मुझे सारे पैसे दे दिए और खुद अपनी पोती का जीवन नर्क बनाकर खुद स्वर्गवासी हो गई। ये तुमने बहुत गलत किया है वंश।
बहुत गलत। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं गर्भवती हूँ। अरे चल चल, वो सब मेरी एक रात की गलती का नतीजा है। तू अब अपने कोख में पल रहे बच्चे को लेकर चलती बन यहाँ से। वंश और उसके घर वाले स्वाति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद स्वाति बेसहारा हो जाती है और रास्ते पर दर दर भटकने लगती है और कचरा बीनना शुरू करती है, जिनसे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है। ये क्या से क्या हो गई मेरी जिंदगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अपनी कोख में पल रहे बच्चे को लेकर मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। अब तो मेरा मरना ही सभी मुश्किलों का हल है। मुश्किलों से थक हार कर स्वाति ट्रेन की पटरी पर जाकर जान देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर स्वाति को बचा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। उस आदमी का नाम माहिर होता है और वो अपनी माँ कल्याणी संग रहता है। स्वाति जी, ये आप क्या करने जा रही थी? आप गर्भवती हो। आप अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने जा रही थी। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एक पल के लिए तुम्हारी इस जान देने की बात पर मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन जिंदगी में मुश्किलों से हार जाना और अपने आप को खत्म करना ये बहुत गलत बात है। हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और हर मुश्किल को मात देकर जीत हासिल करनी चाहिए। जी कल्याणी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। माहिर जी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। स्वाति जी, अब आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही रुकिए। यहाँ नौकर चाकर हैं जो 24 घंटे आप पर नजर रखेंगे और मैं भी हर एक मिनट आपकी देखरेख करूंगा। स्वाति और माहिर दोनों के बीच प्यार कब पनपने लगता है ये उन दोनों को ही नहीं पता चलता और फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और स्वाति एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और माहिर ही उसका बाप कहलाता है। अले 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 मेरी राजकुमारी, पापा की प्रिंसेस। बिल्कुल आप पर गई है स्वाति जी। अपनी माँ की तरह ही है, दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी। स्वाति, पूरी दुनिया तुम्हें भले ही रंग से परखे, लेकिन मेरे लिए तुम इस पूरी कायनात की सबसे सुंदर औरत हो, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा सब सुंदर है। माहिर जी। और इस तरह एक गरीब गर्भवती कचरे वाली की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है और माहिर भले ही स्वाति की बेटी का सगा पिता ना हो, लेकिन वो उसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार देता है और पूरा परिवार खुशी से संग संग रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।